अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 7th लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्को स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हमने वीलैन, इंटर वीलैन राउटिंग और ट्रंक की डिटेल पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम वीलैन यूज़ करते हैं तब पैकेट ट्रैवलिंग कैसे होती है, एक कंप्यूटर से या एक पीसी से या एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक पूरी की पूरी कम्युनिकेशन मैंने आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर में करके दिखाई थी। आज हम उसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंटर वीलैन राउटिंग के पैकेट ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। उसके बाद DHCP देखेंगे कि DHCP क्या है, IP एड्रेसिंग आप कह सकते हैं कि IP एड्रेसिंग असाइन कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, उसमें फिर DHCP भी आएगा। और उसके बाद हम कंप्लीट लैब देखेंगे कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट के अंदर हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैसे प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डाटा नेटवर्क्स के हिसाब से हमारा आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम प्रॉपर कॉल मेजर एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर क्योंकि सब लेक्चर्स का आप समझ लें कि एंड में जब मैं कंप्लीट लैब करवाऊंगा तो मिक्सचर होगा। आज का लेक्चर आपने गौर से देखना है और इसको लाजमी बार बार देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में जाना है। तो जी, आज का हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। CCNA वॉइस लेक्चर आपको फर्स्ट स्लाइड में नज़र आ रहा है, वॉइस लेक्चर 7। उसके बाद इंटर वीलैन राउटिंग, DHCP कंप्लीट लैब, ये हमारा आज के टॉपिक का नेम है। बाकी आपको एज यूजल फर्स्ट जो स्लाइड है सेम वैसे की वैसे ही है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि सिर्फ टॉपिक का नेम होता है। और ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये कौन सा लेक्चर है हमारा इस सीरीज का। इंटर वीलैन राउटिंग, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटर वीलैन राउटिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि इंटर वीलैन राउटिंग क्यों यूज़ करेंगे इसमें हम अपने वॉइस के स्ट्रक्चर में, वो मैंने आपको बता दिया था। मैं मज़ीद दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास एक स्विच 1 है, ये हमारे पास स्विच 2 है। इसकी स्विच 1 के साथ और स्विच 2 के साथ दो पीसी मैंने अटैच किए और दोनों पीसीज को मैंने कैट 5E या कैट 6 या कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 में से कोई भी आप केबल यूज़ कर सकते हैं, उनके ज़रिए मैंने अटैच किए। और आपको बताया था मैंने कनेक्टर जो इसमें यूज़ होता है वो RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है। ये देखें, ये मैंने दोनों कनेक्ट कर दिए और दो स्विचेस को एक केबल के थ्रू ज्वाइन भी कर दिया, जिसको हम ट्रंक लिंक बनाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब हमने इंटर वीलैन राउटिंग, दो वीलैन्स के दरमियान राउटिंग करनी हो तो उसके लिए या तो हमें मल्टी लेयर स्विच जो राउटिंग के फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्योंकि एक वीलैन का सबनेट दूसरा होता है, सेकेंड वीलैन का सबनेट दूसरा होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ 2 या 3 पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम मल्टी लेयर स्विच यूज़ कर लें। अगर हम मल्टी लेयर स्विच यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम राउटर को ही यूज़ करना चाहते हैं, तो हम राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग के लिए। तो हमारे पास जो एक सिनेरियो यूज़ होता है, जो हम वॉइस की लैब्स में या वॉइस के स्ट्रक्चर में नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है राउटर ऑन अ स्टिक सिनेरियो। उसमें हम क्या करते हैं, राउटर को एक स्विच के साथ सिर्फ कनेक्ट करते हैं, उस राउटर की इंटरफेस पे सब इंटरफेसेस बना देते हैं, हर वीलैन का अलग सब इंटरफेस, और राउटर उसकी बेस पे कम्युनिकेशन करवाता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि हम ये फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करते हैं। मैं पेन आपको लेके दिखा दूँ। ये हमारे पास राउटर है, इसकी हम पोर्ट पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये हमारे पास वीलैन 10 है और ये वीलैन 20 में, और इसी तरह ये वीलैन 10 में है और ये मैंने कह दिया वीलैन 30 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस सब इंटरफेस पे, ये फिजिकल इंटरफेस एक ही होगा, इस पे हम 3 सब इंटरफेसेस बना देंगे अगर हमने आपस में इनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल किया, ये इंटरफेस है मेरे पास, कोई भी इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0,
इस पे मैंने एक इंटरफेस बनाया 10 के लिए .10, दूसरा इंटरफेस बनाया .20 और तीसरा इंटरफेस बनाया .30। इसे कहते हैं सब इंटरफेसेस बनाना। ये हम इन पे बना देंगे सब इंटरफेसेस और इसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। ये मैं आपको लैब के अंदर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। लेकिन उससे पहले ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आज हम लैब में भी देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको लैब करवाऊँ, उससे पहले मैं आपको सिर्फ पैकेट ट्रैवलिंग का एक, जो हम पहले भी हम 2 कंप्यूटर्स के दरमियान देख चुके हैं। उसके बाद जब VLAN के कॉन्सेप्ट को पढ़ा तब हमने देखा पैकेट ट्रैवलिंग कैसे होती है, और जब हमने इंटर VLAN राउटिंग करनी है तब हम देखते हैं कि हमारे पास पैकेट ट्रैवलिंग कैसे होती है। अच्छा, इस चीज़ को देखिए, मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ कि ये हमने कहा जी, मैंने कहा ये मेरा 10 का नेटवर्क है। ये जो PC1 है ये मेरे पास 10 VLAN में। मैंने सपोज किया कि मेरे पास यहाँ से पैकेट ट्रैवल हुआ, ये मैं पैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें मेरे पास ये पोर्शन डाटा का था, ये मेरे पास सोर्स मैक, ठीक है, डेस्टिनेशन, क्योंकि आप सोर्स IP कर लें पहले इसको, फिर डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन में। अच्छा, इसमें अब देखें, लास्ट में मैंने बताया था कि हमारे पास VLAN यूज हो रही है तो हमारे पास VLAN का टैग भी होगा, जो पैकेट ट्रैवलिंग के टाइम देखा जाएगा कि ये VLAN किस VLAN में ये पैकेट है, उसकी बेस पे हम कम्युनिकेशन करेंगे। जब मैंने आपको बताया था कि चारों चीज़ें होना लाजमी है। अब फर्स्ट टाइम जब PC1 ने पिंग करना है या PC1 ने कम्युनिकेशन करनी है PC3 के साथ, PC3 भी क्योंकि सेम VLAN में है, अब होगा क्या, जिस तरह ही PC1 का पैकेट, अब इसके पास क्योंकि जो फर्स्ट टाइम है तो इसके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा। ये डेस्टिनेशन मैक की जगह आपके पास क्या होगा, ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा। FFF ब्रॉडकास्ट पैकेट, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। ठीक है जी, इस तरह का ब्रॉडकास्ट आपके पास पैकेट होगा। डेस्टिनेशन मैक में इस तरह का आपके पास एड्रेस होगा। जिस तरह ही वो इसके पास जाएगा, ये देखेगा कि ये, क्योंकि इसको अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं पता, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, ये क्या करेगा, ARP चलाएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मैंने आपको पहले बताया था कि ARP चलाएगा। ARP बेस पे ये क्या करेगा, ये तमाम उन पोर्ट्स पे सेंड कर देगा जो VLAN 10 का मेंबर होंगे। ठीक है जी, VLAN 10 का मेंबर होंगी, उसके अलावा किसी पोर्ट पे सेंड नहीं करेगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक समझाया था। लेकिन अब मेरी बात याद रखें, एक तो ये VLAN 10 पे सेंड करेगा, और मैंने एक बताया था कि ये VLAN 10 के अलावा ट्रंक लिंक पे भी सेंड कर देगा। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम सारी डिटेल्स बताई थी। तो जिस तरह ही इस पे आएगा, इस पे फिर पैकेट स्विच क्या करेगा, इसको पैकेट को 10 VLAN पे सेंड कर देगा, और अगर इसके पास कोई और ट्रंक लाइन होगी तो उस पर भी सेंड कर देगा। क्योंकि इसके पास ये भी ट्रंक लाइन होगी जो इसके राउटर से अटैच होगी, तो ये इस पर भी इसको सेंड कर देगा। अब देखें, जहाँ जहाँ पे वो सेंड कर रहा है, अगर तो वो पैकेट इस PC का है, इसके अलावा 10 के और भी PC हैं, जिस तरह ही पैकेट उनके पास पहुंचेगा, एक VLAN के अंदर डिफरेंट PCs हो सकते हैं ना। PC जैसे मैंने कहा 5 भी यहाँ पे है, ये मैंने कहा जी ये भी कनेक्ट है फॉर एग्जांपल। इस पे जब पैकेट आया, इस पे क्योंकि पैकेट इसके लिए नहीं होगा या डिस्कार्ड कर देगा, तो जो दूसरे जितने भी PC होंगे उनके पास जब पैकेट पहुंचेगा, वो देखेंगे कि ये डेस्टिनेशन IP मेरा नहीं है, वो डेस्टिनेशन मैक नहीं देंगे और उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, सिवाय उस इंटरफेस के जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे इंटरफेस होगा, जो आपने इसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ होगा कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब ये है कि आपके पास एग्जिट लास्ट पॉइंट वही है। यानी जैसे आप एक क्लासरूम में एक चौकीदार खड़ा कर देते हो क्लास के बाहर, या एक
बंदे खड़ा कर देते हो, या एक गेट आप कह सकते हो कि आप क्लास के अंदर हो और आपका जो एग्जिट पॉइंट है वो गेट है, सब ने गेट से ही गुजर के जाना है। तो आप इसके अंदर डिफाइन कर देते हो कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। आपने जब पैकेट कहीं और ट्रांसफ़र रिसीव ना हो रहा हो तो आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे पे सेंड कर देना है। तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जब पैकेट जाएगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे की ये ब्यूटी होती है कि उस पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करेगा। वो देखेगा कि ये पैकेट, अगर ये पैकेट दूसरे नेटवर्क का है, अगर तो उसी नेटवर्क का है, फिर तो वो कहेगा कि आपके अंदर ही, इस पूरे नेटवर्क के अंदर ही आपका डेस्टिनेशन मैक है। लेकिन अगर दूसरे नेटवर्क का, यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो देखेगा कि अगर इसने PC1 ने पिंग किया है 30 को, तो क्या होगा कि जिस तरह ही पैकेट इसके पास जाएगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे देखेगा कि ये जो पैकेट है ये बेसिकली इसका जो डेस्टिनेशन मैक है वो इसके अपने नेटवर्क के अंदर नहीं मिला, तो वो इसके ऊपर क्या करेगा, राउटिंग परफॉर्म करेगा। इस पैकेट को देखेगा, ओपन करेगा और इसके ऊपर राउटिंग परफॉर्म करेगा अपने डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल में देख के कि मेरे पास इसकी जो डेस्टिनेशन IP है उसकी एंट्री है या नहीं है, और उसकी बेस पे फिर आगे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, होता है इसके अंदर थोड़ी सी गेम है। अब जब आर्क चलती है ना, तो आर्क के अंदर आपको डेस्टिनेशन मैक मिलता है, उसके बाद पिंग का या ICMP का पैकेट सेंड होता है। ये मैंने आपको डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जब तक 4 चीज़ें आपके पास कंप्लीट नहीं होती आपके पास ICMP का पैकेट नहीं जाता। अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर, जिस तरह ही डिफ़ॉल्ट गेटवे पे पैकेट जाता है राउटर के ऊपर, राउटर क्या करता है, इसको अपना डेस्टिनेशन मैक भेज देता है। क्या करता है, अपना डेस्टिनेशन मैक भेज देता है, ना कि अपने डेस्टिनेशन का मैक भेजता है, अपना मैक भेज देता है। अब इस कहानी को हम कहते हैं प्रॉक्सी आर। क्या कहते हैं, प्रॉक्सी आर। प्रॉक्सी आर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए। ठीक है जी, प्रॉक्सी आर हम इसको कहते हैं। अब देखें प्रॉक्सी आर क्या होता है। प्रॉक्सी आर बेसिकली ये होता है कि जैसे हम अपनी क्लासेस में जब कोई स्टूडेंट नहीं आता था और टीचर अटेंडेंस लगाते थे तो हम उसकी प्रॉक्सी लगा देते थे, हम उसकी फेक हाजिरी लगा देते थे। इसी तरह जो राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा डेस्टिनेशन मैक जो इसने जिसको रिक्वायर्ड है वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या करता है, उसको कहता है कि आपके पास जो भी इससे रिलेटेड पैकेट आए, इस डेस्टिनेशन IP से रिलेटेड पैकेट आए, आप क्या करना, उसको डेस्टिनेशन मैक मेरा दे देना। उससे क्या होगा कि वो पैकेट उसके पास आएगा, उसके बाद राउटर उसको डील करेगा। यानी वो फेक हाजिरी लगवा देता है डेस्टिनेशन मैक की अपना मैक देके, इसीलिए इसको प्रॉक्सी आर कहते हैं। जैसे हम प्रॉक्सी अटेंडेंस कहते थे कि उसने प्रॉक्सी लगा दी है, या किसी ने आप अगर छुट्टी करते थे तो अपने फ्रेंड्स को कहते थे यार आज मेरी प्रॉक्सी लगवा देना। सेम वही कंसेप्ट है कि आप खुद मौजूद नहीं होते, यानी आपका डेस्टिनेशन मैक मौजूद नहीं होता, लेकिन वो उसको फेक अपना ही उसको कह देता है कि मैं बेसिकली क्या हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मेरे पास इसके पैकेट्स भेजना। तो क्या होता है, फिर जितने भी पिंग के पैकेट्स होते हैं वो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे फिर आगे उसकी कम्युनिकेशन करवाता है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे के साथ फिर जो दूसरा जो आगे कम्युनिकेशन होती है फिर उसमें आर्क चलता है और पूरा प्रोसेस होता है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक मज़ीद सिनेरियो समझाता हूँ कि जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको मज़ीद इसमें बता दूँ कि कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरे पास स्विच 1 है, ये मेरे पास स्विच 2 है, स्विच 1 और स्विच 2, इसके साथ PC अटैच है, इसके साथ PC अटैच है, और इसके साथ भी मैंने क्या किया, PC अटैच कर लिया, PC अटैच कर लिया। ठीक है जी।
ये 2 पीसी मैंने अटैच किए। यहाँ पे मैंने क्या लिया, अपना एक राउटर लिया, राउटर की एक इंटरफेस मैंने इसके साथ अटैच की और एक इंटरफेस के साथ मैंने अटैच की। अब ये वाला सिनेरियो आप समझने की कोशिश करना कि इसमें होता क्या है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक अलग सबनेट है पूरे का पूरा, और ये पूरे का पूरा एक अलग सबनेट है। अब दोनों सबनेट्स को जब आपस में आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, दो डिफरेंट सबनेट्स को या दो डिफरेंट वीलैन्स को, ये अलग वीलैन है, एक अलग वीलैन है, दोनों वीलैन्स को जब कम्युनिकेशन करवानी है उसके लिए आपको मल्टीलेयर स्विच या राउटर की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमने सब इंटरफेसेस का तो मैंने आपको बता दिया कि सब इंटरफेसेस यूज़ करेंगे, लेकिन मैं अब एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर हम एक राउटर लेके उसकी एक इंटरफेस इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जब हमारा पैकेट फर्स्ट में इसके पास जाता है, ये प्रॉक्सी आर्प लगाता है, इसके पास प्रॉक्सी आर्प कॉन्सेप्ट लगाता है और इसको डेस्टिनेशन मैक भेज देता है। अब डेस्टिनेशन मैक भेज देता है, लेकिन इसकी जिस तरह ही ये देखता है कि ये आईपी बेसिकली क्या है, डेस्टिनेशन आईपी मेरे पास किस इंटरफेस पे है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे है। यानी अगर उसके पास डेस्टिनेशन आईपी आया है 2.1.1.3 का और ये 1.1.1.0 का नेटवर्क है, 24 कर लें /24। अब वो देखेगा कि ये जिस तरह ही डेस्टिनेशन आईपी मेरे पास आया है 2 के नेटवर्क का, वो 2 के नेटवर्क पे सेंड कर देगा, और जब पैकेट इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि ये जो आपके पास है ये चीज होती है मैक की बेस पे, राउटर काम कर रहा है आईपी की बेस पे, स्विच काम कर रहा है मैक की बेस पे। जब ये देखेगा कि इसके पैकेट जो है, इस पैकेट में जो डेस्टिनेशन जो मैक है वो क्या है, वो बेसिकली क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, इसके ऊपर फिर दोबारा आर्प चलाएगा और उसका पैकेट को फाइंड करेगा और उस पैकेट को इसके पास भेजेगा, फिर ये दोबारा राउटिंग परफॉर्म करेगा और राउटिंग की बेस पे ये दोबारा कम्युनिकेशन आगे करेगा। इस सारे कॉन्सेप्ट को बेसिकली इसे कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग, यानी दो वीलैन के दरमियान राउटिंग भी हो रही है। आईपी पैकेट जो है जब राउटर के पास जाता है तो आईपी की बेस पे राउटिंग होती है, लेकिन जब स्विच के पास आता है तो मैक की बेस पे उसकी फॉरवर्डिंग होती है और मैक अपने हिसाब से चलता है। फर्स्ट टाइम वही ब्रॉडकास्ट आर्प चलती है, उसके बाद सेम वही प्रोसीजर यूज होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसमें जो यानी एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉक्सी आर्प का है और कोई नहीं है, बस प्रॉक्सी आर्प का। तो याद रखना है आपने कि जब आपके पास पैकेट फर्स्ट टाइम क्या होगा, पैकेट यहाँ से सेंड होगा, तो उसके बाद जब डेस्टिनेशन आईपी नहीं होगा तो तमाम पोर्ट्स पे सेंड करेगा अपनी ही वीलैन की, और उसके अलावा किस पे सेंड करेगा, ट्रंक लिंक पे। जिस तरह ट्रंक लिंक पे सेंड करेगा तो जो अपनी इस पोर्ट पे तो क्योंकि वो डिस्कार्ड कर चुका होगा पैकेट को, लेकिन इस पोर्ट पे डिस्कार्ड नहीं करेगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के, उसको पता होगा कि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, वो इसको पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि इसको कहेगा कि ये जो आपने डेस्टिनेशन मैक मांगा है वो इसका डेस्टिनेशन मैक ये है, उसको डेस्टिनेशन मैक मिल जाएगा। उस डेस्टिनेशन मैक की बेस पे वो पिंग का पैकेट सेंड कर देगा। अब जब पिंग का पैकेट सेंड करेगा तब इसके पास पैकेट आएगा दोबारा, और फिर ये आगे फॉरवर्ड करेगा पैकेट को, उसकी बेस पे फिर ये इसके पास आएगा, यहाँ पे फिर आर्प चलेगी, आर्प की बेस पे पैकेट रिप्लाई होगा और इसको पैकेट मिलेगा और फिर रिप्लाई होगा। इस सारी कम्युनिकेशन को हम पैकेट ट्रेसर में भी देखते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है। मैं आपको पैकेट ट्रेसर में भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर आ गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच लेते हैं, जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये हम ऑटोमेटिक कनेक्शन लगा रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है
केबलिंग लगाने का तरीका है मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हमने सारे कनेक्शन लगाए, ये देखें 01 इंटरफेस, 02 इंटरफेस और उसके बाद ये 03 इंटरफेस। इस तरह ये 01, 02 और 03 इसके इंटरफेसेस हम देख लेते हैं। 00 है और 01 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच इंटरफेस पे जाते हैं, इनेबल मोड में गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, इंटरफेस फास्ट, यहाँ पे VLAN हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इस पे VLAN 10 हम कॉन्फ़िगर कर लेते, एग्जिट VLAN 10 मैंने कॉन्फ़िगर की। नेम मैंने दे दिया, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। एग्जिट किया, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट परफॉर्म करना है वो हम देखते हैं कि हमने क्या परफॉर्म करना है। इन पोर्ट्स को हम क्या करते हैं, इंटरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 एग्जिट इंटरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 एग्जिट और इंटरफेस फास्ट 0/3। इस पर स्टैटिक इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन देंगे पहले हम, लेकिन क्योंकि पैकेट टेस्टर में हमें देनी नहीं पड़ती तो वो मैं कमांड नहीं दे रहा, वरना जो आपके पास कमांड होती है वो स्विच ट्रंक पोर्ट इनकैप्सुलेशन .1q, ये कमांड आप दे के ओरिजिनल स्विच पे, उसके बाद आप देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये आपने दी और यहाँ पे ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दी। सेम इसी तरह आप इस स्विच पे आ जाएं, इस पे भी क्या करें, इनेबल config mode इंटरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। बाय डिफ़ॉल्ट इनका एक्सेस मोड ही होता है, लेकिन आप इसको हैबिट बना लें क्योंकि 3550 जो आपके पास स्विच है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड का हैबिट लाजमी बना लें। स्विच पोर्ट एक्सेस मोड एक्सेस दे दिए मैंने, अभी VLAN कोई कॉन्फ़िगर नहीं की, पहले मैं VLAN कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। 20 मैंने इसको दे दिया, नेम उर्दू दे दिया, एग्जिट किया, दोबारा मैं इंटरफेस में आया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मैं पहले दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, मैं इसको VLAN 20 में भी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 एग्जिट इंटरफेस फास्ट 0/3। इस पे मैंने क्या करना है, मोड कॉन्फ़िगर करना है, इस पर मैं मोड की कमांड दूंगा और मैं इसको मोड कॉन्फ़िगर कर लूँगा। और डू शो VLAN करके हम VLAN की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये देखें, ये उर्दू में दोनों इंटरफेसेस आ गई हैं। उसके बाद मैं इस इंटरफेस पे जाऊंगा और मैं क्या करता हूँ, इसके इस इंटरफेस पे मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन T इंटरफेस फास्ट 0/0। इस पे मैं क्या करूँगा, IP एड्रेस दूंगा जो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। मैं 0/0 पे क्या करता हूँ, 1.1.3 एक IP असाइन करता हूँ। कोई भी IP असाइन कर सकते हैं आप, जो आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने देना हो। ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हम देंगे। IP एड्रेस नो शट की कमांड दी हमने, इंटरफेस को ऑफ किया, इंटरफेस फास्ट 0/1। इस पे हमने जाके IP एड्रेस 2.1.1.3 दूसरे इंटरफेस पे दिया मैंने। ये देखें जी, ये मैंने दे दिया और नो शट की कमांड। दोनों इंटरफेसेस को मैंने अप किया। अब देखें ये दोनों इंटरफेसेस अप हो गए हैं। उसके बाद मैं इनमें गया कॉन्फ़िगरेशन IP कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे मैंने इनके IP दिए, इसको 1 दे दिया और क्योंकि मैंने सबनेट जो है 24 वाला रखा है
तो सबनेटिंग को क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, तो ये देखें जी, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। पहले हम ये नहीं यूज़ कर रहे थे, अब मैं इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इंटर करूँगा ताकि इसको पता चले कि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है। 1.1.13 इस नेटवर्क, इस का आईपी मैंने 1.1.3 रखा था। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। 1.1.12 आईपी इसका आ गया, सबनेट मास्क का 255.255.0, उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1.3। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, सॉरी PC2 पे IP 2.1.1.1 यहाँ का IP दिया मैंने 255.255.0 और यहाँ का डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने दिया था 2.1.3। ये देखें जी 2.1.1.2 255.255.0 2.1.1.3 ये हमारे पास जी इसका आईपी आ गया। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ से प्रोटोकॉल ले लूँ ARP और ICMP, दो पैकेट्स को मैं सिर्फ कैप्चर करना चाहता हूँ। उसके बाद इसको विंडो को थोड़ा सा अगर ये नहीं हो रही, चलें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैंने क्या किया, पैकेट लिया, इससे लिया और मैंने कहा जी इस पे जाए। अब देखें जी हमारे पास क्या होता है। चलिए जी देखते हैं कैसे भी कैप्चर होते हैं। दो पैकेट्स मैंने लिए हैं ICMP के और ARP के। ये देखें जी, ये पहला पैकेट सेंड हुआ, इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट पैकेट FFFF। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने ये देखें जो पैकेट है वो सेकंड 2 वाले नेटवर्क पे लिया है, लेकिन इसने ऑलरेडी 1.1.1.3 को डेस्टिनेशन IP लिख दिया है। क्योंकि पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर थोड़ा सा ये एक उसने ऑलरेडी शुरू में ही इसको डेस्टिनेशन IP को डिफ़ॉल्ट गेटवे रख दिया है। क्योंकि उससे डिफ़ॉल्ट गेटवे आपके PC को पता है कि ये क्योंकि ये 2 का नेटवर्क नहीं है, तो उसने अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को ही भेज दिया कि डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाए। लेकिन ये क्योंकि ARP का पैकेट है, स्विच इसको क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पैकेट क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। लेकिन इस पे पैकेट की क्या सिचुएशन हुई, इसने पैकेट को रख लिया। अच्छा, इसने पैकेट को रखा, अब देखें इसने पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं किया, इसने रिप्लाई किया, इसने अपना डेस्टिनेशन मैक, ये देखें इसमें आपके पास डेस्टिनेशन मैक आपको नज़र आ रहा होगा, इसने अपना डेस्टिनेशन मैक ARP की बेस पे इसने कहा कि इसका कोई भी पैकेट आए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ और ये इसका डेस्टिनेशन मैक है। इसने अपना डेस्टिनेशन मैक प्रॉक्सी ARP लगवा दी, यहाँ पे प्रॉक्सी इसने टेंडर्स लगवा दी। जिस तरह ये दोबारा गया इसके पास, अब इसके पास क्योंकि चारों चीज़ें कंप्लीट हो गई, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, सोर्स मैक। अब क्या करेगा, ये ICMP के पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। ये देखें, ये इसका ICMP का पैकेट गया पर्पल कलर का। ब्रॉडकास्ट तो नहीं करेगा क्योंकि अब ये डायरेक्ट भेजेगा। इसके पास पैकेट आया, चारों चीज़ें इसके पास कंप्लीट थी। अब देखें अब आगे क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, इसने फिर ARP भेजी, क्योंकि इसने ARP चलानी है। इसने ब्रॉडकास्ट का पैकेट भेजा, पहले इसने क्या किया, यहाँ से मालूम किया कि कौन सा इसका डेस्टिनेशन। ये देखिए यहाँ पे ये पैकेट डिस्कार्ड हो गया और इसने देखा कि ये इसका बेसिकली डेस्टिनेशन 2.1.1 जो आपके पास पैकेट है, इसका बेसिकली डेस्टिनेशन मैक, क्योंकि इसका IP तो इसके पास था, इसने IP की बेस पे ये पैकेट इसके ऊपर सेंड किया कि ये IP किसका है। इसने ब्रॉडकास्ट की स्विच ने, और स्विच ने बताया कि ये IP इस मैक का है, ये IP इस मैक का है। ये देखें, ये IP इस मैक का है। जिस तरह उसको पता चला कि ये IP इस मैक का है, तब वो कम्युनिकेशन आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है जी, ये इसका पूरे का पूरा एक प्रोसेस था। पहले यहाँ पे क्या होगा कि ARP चलेगी, ARP की बेस पे वो अपना मैक बता देगा। उसके बाद दूसरी साइड पे ARP चलेगी, उसको मैक पर चलेगा, और फिर क्या होगा, फिर बेसिकली
आपके पास ICMP के पैकेट्स जाएंगे। देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे अब अगर सिर्फ पिंग का पैकेट जाएगा तो अब हम देखते हैं कि कैसे पिंग का पैकेट जा रहा है। ये गया इसके पास, ये देखें यहाँ से डायरेक्ट इसके पास, क्योंकि इसके पास डेस्टिनेशन मैक सारी चीज़ें हैं, और इसने आगे सेंड किया। ये देखें रिप्लाई, और रिप्लाई उसके बाद ये सेम इस तरह ही कम्युनिकेशन स्टार्ट रहेगी। जो तो सारी जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो सिर्फ आर्प की बेस तक है। आर्प के अंदर क्योंकि प्रॉक्सी आर्प चलेगा तो आपके पास डेस्टिनेशन मैक जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे का रिप्लाई होगा। तो याद रखें कि ये क्वेश्चन अक्सर CCNA के पेपर में भी आता है कि हमेशा डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक चेंज होते हैं। डेस्टिनेशन IP हमेशा सेम रहेगा शुरू से एंड तक। तो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP सेम रहते हैं, डेस्टिनेशन मैक चेंज होता है क्योंकि वो राउटर की बेस पे आगे कम्युनिकेशन कर रहा होता है। राउटर की एक इंटरफेस पे अलग आर्प चलती है, दूसरी पे अलग आर्प चलती है, उसकी बेस पे सारी कम्युनिकेशन होती है। ये सारी कम्युनिकेशन आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, वॉइस VLAN कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये स्लाइड जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये मैंने पहले भी आपको दिखाई है, लेकिन उस टाइम मैंने आपको डिटेल में नहीं दिखाई थी। उसकी रीज़न थी कि उस वक्त ये टॉपिक थोड़ा सा प्रीमेच्योर टॉपिक था, उस वक्त आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी, इस वजह से मैंने इसको जल्दी से इस स्लाइड को आगे गो थ्रू कर दिया था। लेकिन आज हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। वॉइस VLAN का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, हमारे पास जो सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल होता ये है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, मैं पेन भी ले लेता हूँ। हमारे पास नॉर्मल होता ये है कि हमारे पास स्विच के साथ IP फ़ोन अटैच होता है और IP फ़ोन के साथ अटैच होता है हमारे पास PC। ये हमारे पास सिनेरियो बनता है नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में। इसमें अब हम क्या होता है, इसमें हम वॉइस VLAN भी कन्फिगर करते हैं, डाटा VLAN भी कन्फिगर करते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो आपके पास जो केबल यूज़ हो रही होती है वो एक केबल होती है। अब एक केबल के ऊपर जब दो VLAN जो हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पोर्ट पे एक ही VLAN, एक्सेस जो पोर्ट होगी उस पे एक ही VLAN पे होगी, एक्सेस पोर्ट पे एक ही VLAN होगी, और ट्रंक पोर्ट पे क्या होंगी, मल्टीपल VLAN जा सकती हैं, मल्टीपल VLAN। ठीक है। अब मसला ये है कि हमने वॉइस VLAN भी कन्फिगर करनी है और डाटा VLAN भी कन्फिगर करनी है सेम पोर्ट के ऊपर, लेकिन हमारी जो पोर्ट है वो एक्सेस पोर्ट है। अब वॉइस VLAN आपको एक ये जो मैंने देखें, ये इसके अंदर ये मैंने दिखाया है कि कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि और क्या चीज़ें लिखी हैं। वॉइस VLAN एक ऐसी आपको एबिलिटी देती है कि आप एक्सेस पोर्ट के ऊपर दो VLAN यूज़ कर सकते हो अगर एक VLAN वॉइस VLAN यूज़ हो रही है। अगर एक VLAN वॉइस VLAN यूज़ हो रही है तो आप एक्सेस पोर्ट ही के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो, यानी आपकी पोर्ट एक्सेस पोर्ट ही रहेगी, उसको आपको ट्रंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रंक हम इससे अच्छा हम ट्रंक ही बना लें। ट्रंक क्यों नहीं बनाते? ट्रंक इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ट्रंक पर मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक सेंड होती है। हमें यहाँ पे मल्टीपल VLAN नहीं चाहिए, सिर्फ वॉइस VLAN और डाटा VLAN चाहिए, इसीलिए हम इसको एक्सेस पोर्ट ही रखते हैं। अब ये परफॉर्म कैसे करती है? अब ये परफॉर्म ऐसे करती है, ये देखें, ये जो ट्रंक, ये जो केबल होती है, जिस तरह ही स्विच के अंदर कनेक्ट होती है, स्विच के अंदर एक बिल्ट इन स्विच होता है। ये देखें, ये बिल्ट इन स्विच है। ठीक है, ये स्विच क्या करता है, बिल्ट इन स्विच सेम लाइक इस स्विच की तरह परफॉर्म कर रहा होता है। अब क्या होता है, इस बिल्ट इन स्विच के साथ कनेक्ट होता है आपका PC। अब जिस तरह ही बिल्ट इन स्विच के साथ ये स्विच कनेक्ट होता है, ये इसको एज ए मिनी ट्रंक ले रहा होता है। मिनी ट्रंक नहीं होती है, लेकिन मिनी ट्रंक के तौर पे कंसीडर कर रहा होता है कि यहाँ पे दो VLANs ट्रेवल कर रही हैं IP फ़ोन से दूसरे स्विच तक, क्योंकि इसके अंदर भी स्विच बिल्ट इन स्विच होता है, इसके अंदर भी ये भी स्विच है, तो ये इसको मिनी ट्रंक के तौर पे कंसीडर करता है कि ये इसकी मिनी ट्रंक है। इसको क्या करता है, ये IP फ़ोन के क्या करता है कि जिस तरह ही इसके पास यहाँ से क्या करता है, ये टैग करता है IP के जो पैकेट्स होते हैं ना, ये जो स्विच इस पे यहाँ पे जो स्विच होता है वो वॉइस के पैकेट्स को क्या करता है, टैग्ड करता है कि ये जो पैकेट है ये वॉइस का है, और इसको टैगिंग लगा देता है कि ये इस VLAN का IP है। इसको कहते हैं टैग्ड वॉइस पैकेट्स। लेकिन जो पैकेट्स यहाँ से आ रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बिल्ट इन स्विच नहीं होता, ये तो अनटैग्ड पैकेट भेजता है,
तो जिस तरह ही अनटैग पैकेट इस स्विच के ऊपर आता है, ये सेम अनटैग पैकेट को आगे सेंड कर देता है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस पोर्ट होती है उस पर टैग्ड होता है पैकेट, यानी उस पर वीलैन टैग होती है, और जो ट्रंक पोर्ट होती है वो अनटैग पैकेट जाता है। तो ये देखें कि अनटैग पैकेट जा रहा है डाटे के लिए, यानी डाटे के लिए मिनी ट्रंक के तौर पे यूज हो रहा है, लेकिन वॉइस के पैकेट के लिए एज ए एक्सेस पोर्ट यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, टैग लगा देगा इसको और इसको सेंड करेगा। होती ये एक्सेस पोर्ट है, लेकिन इसको मल्टीपल वीलैन नहीं जाती, सिर्फ वॉइस वीलैन और डाटा वीलैन जाती है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन स्विच होता है। क्या होता है? बिल्ट इन स्विच। आईपी फोन्स के अंदर बिल्ट इन स्विच होता है जो इस फंक्शंस को परफॉर्म करता है कि वॉइस वीलैन और डाटा वीलैन एक्सेस पोर्ट पे यूज हो सकें, और बिल्ट इन स्विच की वजह से वॉइस के जो पैकेट्स होते हैं उनको टैग लगता है, इसलिए टैग्ड वॉइस पैकेट्स का शो होते हैं आपके पास। जबकि जो डाटा के पैकेट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो पीसी से आ रहे होते हैं, वो ऑलरेडी अनटैग्ड होते हैं, तो वो इसको अनटैग्ड ही रहने देता है, जैसे एक ट्रंक लाइन अनटैग्ड रहने देती है पैकेट को, और वो स्विच के ऊपर सेंड कर देता है। तो स्विच के पास क्योंकि वॉइस और डाटा वीलैन ऑलरेडी कन्फिगर्ड होते हैं, तो उसको स्विच उसको उसी हिसाब से आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये एक बेसिक थ्योरी है वॉइस वीलैन की। वॉइस वीलैन कन्फिगर करने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें यही मिलता है कि हम एक केबल के ऊपर, एक एक्सेस पोर्ट के ऊपर हम डाटा वीलैन भी यूज़ कर लेते हैं और वॉइस वीलैन भी यूज़ कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन नशीं रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईपी एड्रेस असाइन। आईपी एड्रेस असाइन दो तरीके से कर सकते हैं। एक वो तरीका जो हम पिछले सारी लैब्स में यूज़ कर रहे हैं, मैं जाता हूँ स्टैटिकली 1 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 2 डॉट इस तरह करके मैं आईपी देता हूँ, ठीक है, और वो असाइन करता हूँ, वो उसे कहते हैं स्टैटिकल मेथड। एक होता है, अब उसको हम देख भी लेते हैं, वी कैन असाइन आईपी एड्रेसेस इन 2 वेज। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेथड, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड मेथड क्या है जी? DHCP सर्वर मेथड। DHCP क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है जी? मैनुअली आईपी एड्रेसिंग करते हैं। मैनुअली से मुराद ये है कि आप एक सर्वर बनाते हो, उस सर्वर पे रेंजेस असाइन कर देते हो, और आपके जितने भी एंड पॉइंट्स होते हैं उससे ऑटोमेटिकली आईपी ले लेते हैं। आपको जाके हर एक पीसी पे आईपी असाइन नहीं करना पड़ता। ये बड़े इन्वायरमेंट्स में बहुत ही हैंडी सर्वर है। फॉर एग्जांपल आपके पास 150 पीसी या एंड पॉइंट्स हैं, तो अब एक एक पे जाके जब आईपी असाइन करोगे, डिफॉल्ट गेटवे दोगे, डीएनएस सर्वर दोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उससे आप बचने के लिए क्या करते हो? सिर्फ एक सर्वर बनाते हो, उस सर्वर में रेंजेस देते हो, और बाकी सारे पीसीज ऑटोमेटिकली उससे खुद ब खुद आईपीज ले लेते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर भी यूज़ कर सकते हो, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस एज अ DHCP भी यूज़ कर सकते हो, और एनी थर्ड पार्टी डिवाइस, जैसे कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं उनमें DHCP की कैपेबिलिटी होती है, थर्ड पार्टी भी होते हैं, सिस्को के वायरलेस आउटर्स भी हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें DHCP की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ DHCP सर्वर। लेकिन थर्ड पार्टीज़ को नॉर्मली नहीं यूज़ किया जाता। अगर यूज़ किया भी जाता है तो बहुत लिमिटेड इन्वायरमेंट में कहीं कहीं पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स में थर्ड पार्टी को यूज़ नहीं किया जाता। माइक्रोसॉफ्ट की DHCP को यूज़ किया जाता है, और CME एज अ DHCP को हम नॉर्मली वॉइस के नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। अपने एंड पॉइंट्स को आईपी असाइन करने के लिए हम DHCP CME पर ही बना लेते हैं, अलग से परचेज या अलग से लगाने के बजाय। अब हम देखते हैं DHCP डिटेल के हैं। DHCP वर्किंग स्टाइल हम देखते हैं कि DHCP के अंदर मैसेजेस होते हैं 4 किस्म के। कौन कौन से होते हैं जी? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ये पैकेट्स कैसे होते हैं जी? सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो पीसी है, ये आपका पीसी है, ये क्या करेगा? सबसे पहले DHCP डिस्कवर का मैसेज भेजेगा कि यहाँ पे इस नेटवर्क में कोई DHCP सर्वर है। अगर तो DHCP सर्वर होगा, ठीक है, वो इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ, DHCP बहुत डिटेल में आप समझ सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान रहे। डिस्कवर पैकेज भेजेगा, जिस तरह ही देखेगा अगर तो DHCP सर्वर है, वो क्या करेगा? इसको ऑफर करेगा कि हाँ जी भाई
रिप्लाई के उसमें इसको ऑफर करेगा कि हाँ जी ये मेरे पास डिफरेंट सबनेट्स मेरे पास DHCP में हैं, आपको कौन सा सबनेट चाहिए या आपको कौन सा IP चाहिए, ये मेरे पास रेंजेस है। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इनमें से दे दो। जिस तरह ये रिक्वेस्ट करेगा उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी कि आपको ये IP असाइन कर दिया गया है। ये बेसिकली इसके 4 पैकेट सेंड होते हैं, डिस्कवर करता है, फिर ऑफर करता है, फिर उसकी रिक्वेस्ट आती है कि मुझे ये चाहिए, उसमें से फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है हाँ जी ये आप ले लो, इस टाइम तक ये अवेलेबल है। तो ये DHCP के 4 पैकेट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन्हीं की बेस पे कम्युनिकेशन DHCP करता है। बहुत ज़्यादा इसको बहुत अच्छा सर्वर है, इसको आप लाजमी डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर के अगर MCITP के अगर कोर्सेज देखें तो DHCP उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसकी आप थोड़ी सी अगर एक आधा लेक्चर आप ओवरव्यू कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी DHCP के बारे में, क्योंकि ये ऐसा सर्वर है जो आपको हर जगह इन्वायरमेंट में मिलेगा। तो इसको लाजमी इसको आप DHCP माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से भी करना सीखें कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, CME के तौर पे भी, और जिन जिन वे से भी हो सकता है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। मज़ीद हम देखते हैं जी DHCP कॉन्फ़िगरेशन वी फॉलो 3 स्टेप्स नॉर्मली। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? एक तो ये है कि हम सबसे पहले असाइन करते हैं जी एक्सक्लूड एनी IP एड्रेसेस, यानी वो अगर हमारे पास एक सबनेट है, उस सबनेट में हम चाहते हैं कि ये हमारे पास 5-6 IP ऐसे हैं जो हम किसी और सर्वर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो हम रेंज के अंदर साइन नहीं करना चाहते। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये इस रेंज के अंदर शामिल ना हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्रिएट DHCP पूल करते हैं, सेकंड ऑप्शन, उसमें हम डिफाइन नेटवर्क करते हैं कि नेटवर्क कौन सा है, डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है, DNS की सेटिंग, और एनी अदर ऑप्शन, कोई भी अदर ऑप्शन दे सकते हैं। 150 मैंने इसलिए लिखा है कि वॉइस के केस में हम 150 यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूड एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास 1.1.1.0 का एक मेरे पास सबनेट है, उसके अंदर मैंने कहा जी पहले जो मेरे 1.1.1.10 तक जो ये मेरे हैं, ये मैंने अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करने हैं। इसको मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड में शामिल कर दूंगा कि एक्सक्लूड IP एड्रेसेस, ये IP एड्रेसेस ना दो जब भी DHCP में से IP पूल में से IP असाइन करो। मैंने पूल दिया, पूल में मैंने नेटवर्क बताया कि मेरे पास ये एक नेटवर्क है, इसमें से आप IP दे दो। तो IP देगा लेकिन इस एक्सक्लूड IP एड्रेसेस में दे देगा। तो ये चीज़ याद करने वाली है। डिफ़ॉल्ट राउटर यानी आपका जो डिफ़ॉल्ट राउटर है उसका IP देंगे, DNS का IP देंगे, और फिर ऑप्शन देंगे। उसकी हम कमांड्स देखते हैं CME पे हम कैसे दे सकते हैं। कॉन्फ़िगर IP हेल्पर एड्रेस इफ़ नेसेसरी। IP हेल्पर एड्रेस कमांड इसलिए यूज़ होती है कि अगर आपका DHCP एड्रेस किसी और सबनेट पे है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एक जो हमारे पास है सबनेट एक राउटर के एक इंटरफेस पे है, दूसरा सबनेट दूसरे इंटरफेस पे नहीं, एक VLAN एक इंटरफेस पे, दूसरी VLAN दूसरे इंटरफेस पे है। तो अगर VLAN 20 में अगर हमारा DHCP है और VLAN 10 के जो हैं एंड पॉइंट्स वो IP लेना चाहते हैं, तो पहले जाते हैं राउटर पे। अब राउटर पे जब ब्रॉडकास्ट डिस्कवर, क्योंकि डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होते हैं, जिस तरह ही डिस्कवर का ब्रॉडकास्ट पैकेट जाता है राउटर के पास, अब राउटर का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन जब आप IP हेल्पर एड्रेस की कमांड लिखते हो तो उसको बताते हो कि जब भी आपके पास डिस्कवर का पैकेट आए तो आपने DHCP सर्वर के पास भेज देना है। यानी अगर वो दूसरे सबनेट में है तो आपने IP हेल्पर एड्रेस 2.1.1.5 उस पर भेज देना है, वो आपको रिप्लाई करेगा। तो वो रिप्लाई जब करेगा तो वो यूनिकास्ट की फॉर्म में करेगा, ब्रॉडकास्ट की नहीं करेगा। तो IP हेल्पर एड्रेस की कमांड इसलिए यूज़ होती है कि आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अगर डिफरेंट सबनेट में DHCP सर्वर हो तो उसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई और मज़ीद कन्फ्यूजन हो तो आप मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें जी, ये DHCP कन्फिगरेशन की कमांड्स हैं जो नॉर्मल शो हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेसेस की कमांड ये है। सबसे पहले एक्सक्लूड एड्रेसेस देंगे, कौन कौन से एक्सक्लूड एड्रेसेस हैं, उसके बाद
एक को डाटा के लिए बनाया कि आपने डाटा नेटवर्क के लिए बनाया, उसके बाद नेटवर्क की कमांड दी और उसका सबनेट दिया कि ये आपके पास नेटवर्क है 2 वाला। डिफ़ॉल्ट राउटर बताया कि उसका डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है, यानी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कौन सा है। डीएनएस सर्वर बताया ये इसका डीएनएस सर्वर है। इसी तरह नेटवर्क वॉइस का स्कोप बनाया और वॉइस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो इससे आईपी लेंगे। उसके बाद ये आपने बेसिकली डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अगर आप राउटर पे या सीएमई पे एज ए डीएचसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हैं। सिंगल साइट सोल्यूशन, ये हमारा जी फाइनल सिंगल साइट सोल्यूशन है जो हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि हमारे पास सीएमई लगा हुआ होगा, उसके साथ 2 आईपी फ़ोन होंगे, पीसी अटैच होगा और इसके ऊपर हम फाइनल आज अपनी कंप्लीट लैब करेंगे जिसमें हमारे पास सीएमई तक, सीएमई के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, उस तक तमाम डाटा की रिलेटेड चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। कनेक्शन ऑफ इक्विपमेंट विद केबल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, VLAN कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम इंटर VLAN राउटिंग भी इसी के अंदर देखेंगे और DHCP कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। एंड में हम हमारा जो डिवाइसेस गेन दी IP एड्रेसेस जो हमारा रिजल्ट होगा टू DHCP सर्वर एंड वॉइस एंड डाटा VLAN पिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पिंग कर सकेंगे। ये आज का हमारा लैब का सिनेरियो है। चलें जी हम अपनी लैब देखते हैं। इसको मैं न्यू कर लेता हूँ। ये अब हम दोबारा लैब बनाते हैं। ये हमारे पास स्विच आ गया, ये हमारे पास CME आ गया, कॉल मैनेजर, ये हमारे पास IP फ़ोन आ गए, ये हमारे पास PC आ गए। देखें यही सिनेरियो था जो हमने पहले देखा है। और उसके बाद हमने केबल्स लगाई, ये हमने केबल असाइन की। उस केबल्स के बाद मैं क्या करूँगा कि पावर दूंगा इनको, क्योंकि हमारे पास पावर अडॉप्टर यूज़ कर रहे हैं, पावर ऑफ ईथरनेट स्विच नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इनको पावर मैंने असाइन की। ये हमारे पास देखें IP फ़ोन अटैच हुए, IP फ़ोन के साथ RJ45 के कनेक्टर होंगे, उनको असाइन करेंगे और इस तरह हम कनेक्शन ऑफ केबलिंग करेंगे। यानी PC की उस एक पोर्ट से IP फ़ोन के अंदर पोर्ट अटैच होगी और IP फ़ोन से PC के अंदर अटैच होगी। स्विच से IP फ़ोन और IP फ़ोन से PC, स्विच से IP फ़ोन और IP फ़ोन से PC, याद रखना है आपने इस सिनेरियो को। और स्विच से राउटर के दरमियान एक आपके पास ट्रंक लिंक बनेगी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जिस तरह हम स्टेप वाइज करते जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, हम उसको स्टेप वाइज कॉन्फ़िगरेशन को लिखते भी जाएंगे अपनी लैब के अंदर, ताकि हमें स्टेप वाइज के पता चलता जाए कि ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया और अभी हमने नेक्स्ट कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे VLAN। अच्छा, ये सारी कमांड्स मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक कंप्लीट लैब करके दिखा रहा हूँ कि हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम स्विच पे जाएंगे, VLANs कॉन्फ़िगर करेंगे, उसका मेथड मैंने आपको बताया था। इनेबल मोड पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन T, यहाँ पे VLAN का वर्ड लिखेंगे और उसका ID देंगे। हम कोई भी ID दे सकते हैं। मैंने कहा जी VLAN 10, नेम मैंने कहा जी डाटा की, और एक और VLAN मैंने कॉन्फ़िगर की VLAN 20 और नेम मैंने उसका क्या दे दिया, नेम वॉइस। ये जी मेरे पास 2 VLAN कॉन्फ़िगर होगी। हमें देखने के लिए डू शो VLAN की कमांड, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इसलिए डू लिखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास 10 और ये 20, 2 एक्स्ट्रा VLANs हमारे पास कॉन्फ़िगर हो गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN होती है जो VLAN 1 होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है और तमाम पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट VLAN का मेंबर होती हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पोर्ट्स हैं, उसको हमने डाटा VLAN और वॉइस VLAN का मेंबर बनाना है। अभी सारी पोर्ट्स के हैं VLAN 1 का मेंबर है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं
एक्सेस पोर्ट्स जितनी भी है हमारी एक्सेस पोर्ट्स असाइन इन VLAN, तो हम क्या करेंगे कि उनको असाइन करेंगे VLAN में। एक्सेस पोर्ट्स हमारी ये वाली F0/1 और F0/2, ये जो हमारी दो ये हैं, और ये F/03 है हमारी। इस पे हम स्विच पे दोबारा जाएंगे, यहाँ से हमको करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, यहाँ से इसको 0/1 देंगे, और उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन से एक जैसी करनी है। आप रेंज की कमांड से दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग अभी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेज है। स्विच पोर्ट मोड देंगे यहाँ पे एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। किस VLAN का मेंबर बनाना है, मैंने कहा जी डाटा VLAN का 10 का। ये हमारे पास जो है डाटा VLAN को एक्सेस करने के लिए या साइन किसी भी एक्सेस पोर्ट को VLAN का मेंबर बनाने के लिए यही कमांड होती है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और उसके बाद VLAN का ID जिसका आपने उसको मेंबर बनाना है। ये डाटा VLAN का मेंबर बन गई है, लेकिन हमारे सिनेरियो में हमने उसी पोर्ट को वॉइस VLAN का मेंबर भी बनाना है। वॉइस VLAN के लिए कमांड जो होगी स्विच पोर्ट वॉइस VLAN और 20, ये हमारे पास जी 20 की भी बन गई। इसी तरह हमारे पास इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20 एग्जिट। ये हमारे पास क्या होगी, दो पोर्ट्स को हमने एक्सेस और VLANs का एक्सेस पोर्ट्स को VLANs का मेंबर बना दिया। अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस को इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 को हम क्या करेंगे, ट्रंक लिंक बनाएंगे। कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट ऑन स्विच, ये हमारा जी थर्ड स्टेप होगा। अच्छा जी, दोबारा इस पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, जो नॉर्मल स्विचेस में कमांड यूज होती है, यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में इस स्विच के अंदर ये यूज नहीं होती। स्विच पोर्ट क्योंकि पुराना इसमें स्विच है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ये कमांड आप देके इंटर करेंगे, लेकिन इसमें इंटर नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी .1q को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होगी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, वो हम देंगे और हमने अपनी ट्रंकिंग इसमें इनेबल कर लेंगे। स्विच, ये दो कमांड्स आप देंगे तो आपकी स्टैटिक ट्रंकिंग इनेबल हो जाएगी। यहाँ तक आपने ट्रंकिंग इनेबल कर दी। अब हम क्या करेंगे, राउटर के ऊपर इंटर VLAN राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटर VLAN राउटिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे ऑन राउटर या CME, आप इसको कह सकते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, जिस पे भी आप करना चाहें। ये जो हमारे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है, और इसकी इंटरफेस आपके पास कौन सी है, फास्ट इथरनेट 0/0। यहाँ से आएंगे आप नो करेंगे, इनेबल मोड पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ पे इसके इंटरफेस में जाएंगे। इंटरफेस में जाके सबसे पहली कमांड मैंने आपको बताई थी, नो IP एड्रेस। आपने नो IP एड्रेस करना है, नो शट की कमांड देनी है। इंटरफेस अप हो गया। अब आपने क्या करना है, सब इंटरफेसेस बनाने हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 मैंने कहा जी डाटा जो VLAN है उनके लिए एक सब इंटरफेस है, क्योंकि वो डाटा VLAN के मैंने ID 10 रखा था, इसलिए मैं इसके सब इंटरफेस का ID .10 रख देता हूँ। इस ID को आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप याद करने के लिए हमेशा वही IDs रखें जो आपके VLAN का मेंबर हो, तो आपको फ्यूचर में जब भी आप देखेंगे कौन सा इंटरफेस है, आपको फौरन अंदाजा हो जाए ये किस चीज़ का इंटरफेस है। आपने यहाँ पे IP एड्रेस दें। मैंने कहा जी ये इसका IP है 255.255.255.0। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने कमांड जान के आपको दिखाने के लिए की है। जिस तरह ही आप सब इंटरफेस पे IP एड्रेस देंगे, ये देखें अब उसने एक आपको एरर दिया। उसने कहा है कि आप क्या करो, कॉन्फ़िगरिंग
IP routing on a lab sub interface only allowed if that sub interface is already configured as a part of 802.10 और 802.1q और ISL VLAN। कहता है कि यहाँ पे जब तक आप IP कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते सब इंटरफेसेस पे, जब तक आप इसकी इनकैप्सुलेशन ना बताओ। सबसे पहले आपने इनकैप्सुलेशन बतानी है, इनकैप्सुलेशन.1q, और यहाँ पे आपने VLAN का ID देना है। मैंने इसको 10 का मेंबर बनाना है तो मैंने इसको 10 ID दिया। उसके बाद ये देखिए मैं दोबारा कमांड देता हूँ और उसने कमांड को एक्सेप्ट किया, एग्जिट। इसी तरह इंटरफेस fast0/0.20 मैंने एक सब इंटरफेस बनाया और उसमें भी इनकैप्सुलेशन.1q 20 IP एड्रेस दिया मैंने 2.1.1.1 255.255.255.0। नो शट पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब इंटरफेस है ऑलरेडी अप होगा, क्योंकि इसका फिजिकल इंटरफेस अप है, लेकिन आप दे भी दें तो कोई मसला नहीं है। ये आपने जी क्या किया, सब इंटरफेसेस भी बना लिए। अब देखते हैं, ये देखें ये ग्रीन हो गई है लाइट्स, इसका मतलब इनकी ट्रंकिंग इनेबल हो गई है। हम यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं, डू शो IP इंटरफेस ट्रंक, डू शो इंटरफेस ट्रंक। ये देखें जी ये ट्रंकिंग इसके साथ बनी हुई है। 80 fast0/3 की ट्रंकिंग है, 80.1q इंकैप्सुलेशन है इसमें और ट्रंकिंग इसके ऊपर इनेबल है इस पोर्ट के ऊपर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ टास्क है वो क्या है, वो हमने अपना DHCP कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर, वो हम किस पे करेंगे, CME पे, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे। यहाँ से हम आएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सक्लूडेड एड्रेसेस जो भी आपने असाइन करने हैं पूल के लिए। यहाँ पे हम दो तरह के पूल बनाएंगे, एक डाटा के लिए और दूसरा वॉइस के लिए। यहाँ पे IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो भी रेंज आप पूल के अंदर दें, जो भी सबनेट दें, उसके कुछ IPs आप एक्सक्लूडेड कर दें ताकि आप फ्यूचर पर्पस के लिए स्टैटिक सर्वर्स के लिए यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल सम टाइम आपके एनवायरनमेंट में ये होता है कि एक ही रेंज होती है, ठीक है, उसमें आप DHCP असाइन कर देते हो। अब आपको स्टैटिकली कुछ IPs चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप सर्वर से रिलेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कुछ सर्वर इंस्टॉल करते हो, उसके लिए आप स्टैटिक IP देते हो। वहाँ पे उसको आपको IP की जरूरत पड़ती है सेम रेंज की, लेकिन आपका DHCP की पूरी पूल असाइन हुई होती है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है उसको IP को गेन करना। इससे बचने के लिए, इससे अवॉइड करने के लिए आप कुछ IPs को शुरू में ही एक्सक्लूड कर देते हो कि DHCP उन IPs को ना कंसीडर करे, उससे नेक्स्ट IPs को कंसीडर करे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये मेरी एक रेंज थी, इसके 1.1.1.0 हमारे पास सबनेट था, इसकी मैंने 10 तक 1 से लेके 10 तक क्या किया, इसके IP एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर दे, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा जी 2.1.1.1 2.1.1.10 तक एक्सक्लूड कर दे, 10 के बाद जितने भी IPs हैं वो असाइन करें। उसके बाद हम IP DHCP पूल बनाएंगे, पूल डाटा, नेटवर्क दिया हमने 1.1.1.0 और ये देखें इसका नेटवर्क मास्क भी देना है 2.55.255.255.0। उसके बाद इसका आप डिफ़ॉल्ट राउटर भी दे सकते हैं। इस केस में वैसे कोई भी आपका डिफ़ॉल्ट राउटर हो सकता है, इसकी मैं डिटेल को आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूं कि इसका डिफ़ॉल्ट राउटर खुद ही है। DNS सर्वर दे सकते हैं यहाँ पे, वो भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि खुद है। ये आप चीज़ें इसमें असाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप IP DHCP पूल वॉइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें नेटवर्क दे सकते हैं 2.1.1.0 255.255.255.0 और उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर आप असाइन कर सकते हैं 2.1.1.1। DNS सर्वर आप असाइन कर सकते हैं और इसके अंदर एक कमांड होती है ऑप्शन की। ये ऑप्शन की कमांड इसलिए यूज़ करते हैं कि जिस तरह ही आपका IP फ़ोन
आईपी हासिल कर लेता है तो वो अपने टीएफटीपी सर्वर के आईपी को फाइंड करता है, क्योंकि उसने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो टीएफटीपी के सर्वर से लेनी होती है। उस टीएफटीपी सर्वर को असाइन करने के लिए ऑप्शन 150 आईपी की कमांड और आईपी जो होगा टीएफटीपी का वो देना पड़ेगा, क्योंकि सीएमई में हम सीएमई कॉल मेनेजर एक्सप्रेस को ही टीएफटीपी यूज करते हैं, तो हमारे पास वो आईपी आ जाएगा ये वाला। ये आप देंगे और इसको एग्जिट करेंगे, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी सर्वर की कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने जो अभी तक किया है वो क्या इम्प्लीमेंट सही हो सकता है, हुआ है या नहीं हुआ। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, यहाँ से इसका सेट जो है हम डीएचसीपी करेंगे और देखेंगे, देखें 1.1.1.10 से नहीं लिया उसने, 11 से आगे लिया है, क्योंकि 10 तक हमारे पास एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस थे। उसके बाद सबनेट मास्क लिया उसने, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी से इसने खुद ब खुद ये गेट कर ली है इंफॉर्मेशन। इसी तरह हमने इसमें देखा, ये देखें जी .1.1.1.12, इसी तरह ये नेक्स्ट आईपीस गेन करता जाएगा पूल में से, जितने भी इसके साथ पीसीज अटैच होंगे उन सबको ये गेन करता जाएगा। ये और ये देखें, ये आईपी फोन के ऊपर आपके पास आईपी एड्रेस जाके आ गए हैं 2.1.1.12, गेटवे 2.1.1.1। इसी तरह इस पे भी, इस पे इसने आईपी नहीं लिया, इसको आप एक दफ़ा अगेन करके देख लें, स्टार्ट कर लें ज़रा इसको, स्टार्ट होके ये भी आईपी ले लेगा, क्योंकि वो सम टाइम डीएचसीपी से आईपी गेन नहीं करता, उसको आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है ताकि आपका मसला हल हो जाए। तो ये आज सारी की सारी हमारे पास डीएचसीपी कंप्लीट एक लैब थी जो डाटा नेटवर्क से रिलेटेड ज़्यादा जिसका पार्ट था, जिसमें वीलैन हमने कॉन्फ़िगर किए, एक्सेस पोर्ट्स को साइन के वीलैन का मेंबर बनाया, उसके बाद ट्रंक पोर्ट स्विच पे कॉन्फ़िगर की, इंटर वीलैन राउटिंग की, डीएचसीपी सर्वर हमने उसको कॉन्फ़िगर करके देखा। यहाँ से हम इसको पिंग करके भी दे सकते हैं कि पिंग 1.1.1.1 पे ये अपने डिफ़ॉल्ट राउटर पे पिंग कर रहा है जी, पिंग कर रहा है। उसके बाद हमारे पास पिंग 11 पे कर रहा है जी, 11 पे भी कर रहा है, और 12 हमारे पास था, 12 पे भी कर रहा है। इसी तरह 2.1.1.12 ये हमारे पास आईपी था। ये देखें जी 2.1.1.12 को भी अगेन पिंग कर रहा है, इसको भी इसको पिंग करना चाहिए, क्योंकि आपने इंटर वीलैन राउटिंग के दो वीलैन राउटिंग के दरमियान भी पिंग करना चाहिए। दो पैकेट इसने इसलिए ड्रॉप किए, शुरू में आर्क की रिक्वेस्ट इसके पास इसने सेंड की, तो वो आर्क की रिक्वेस्ट, आर्क का जो प्रोसेस होता है उसके दरमियान जो पैकेट लॉस हुए हैं वो बेसिकली शुरू के जो पहले दो पैकेट्स होते हैं या एक पैकेट वो अक्सर ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद आपको देखें कोई पैकेट्स ड्रॉप नहीं हो रहे। तो ये कंप्लीट मतलब आपकी लैब थी। इसके बाद हम अपनी अब जितनी भी आने वाली लैब्स हैं उसमें हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को, सीएमई को डिस्कस करेंगे। ये देखें, इस पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे 2-3 आईपीज आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। देखें फास्ट 0/10.20 और उनको आईपी भी और उनके स्टेटस भी लिंक अप नज़र आ रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जितने भी हमारे अगले 4 से 5 लेक्चर हैं उसमें हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट डिटेल में उस सिनेरियो में देखें जिसमें आपके डिप्लॉयमेंट के लिहाज से आपको आसान हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल जाए 50 का या 10 या 20-30 यूजर्स का, तो आप उसको खुद भी डिप्लॉय कर सको, क्योंकि ये CCNA वॉइस है, एसोसिएट लेवल है, इसलिए इसमें आपको स्मॉल नेटवर्क तक ही रहना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा नेटवर्क्स में जाएंगे 100+ की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए भी CME यूज़ हो सकता है 250 तक। लेकिन जितना ज़्यादा जाते जाएंगे हम फिर कॉल मैनेजर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। इस कोर्स में कॉल मैनेजर भी शामिल है। आखिरी 3-4 लेक्चर कॉल मैनेजर पे होंगे, लेकिन कॉल मैनेजर हमारा सारा शामिल नहीं है, क्योंकि कॉल मैनेजर CCNP और CCIE वॉइस, जिसे आप CCIE कोलैबोरेशन कहते हैं, उस
पे उस सारे का सारा कॉल मैनेजर पे ही डिपेंड करता है। तो कॉल मैनेजर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। पहले हम देख लें कि हमारे पास हमारे पास ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। इंटर वीलैन राउटिंग भी कर ली है हमने, डिवाइसेस गेन दी आईपी एड्रेस और वॉइस एंड डाटा वीलैन पिंग की इजाज़त। थैंक्स की स्लाइड आ गई है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।